अब जो सत्र है उसका जुड़ाव है क्रिकेट से और इस सत्र का नाम है क्रिकेट कल, आज और कल। इस सत्र में बाकी सत्रों की बजाय हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो सत्र के अंत में आप हाथ खड़ा करके उस सवाल को पूछ सकते हैं। तो अब बारी है क्रिकेट कल, आज और कल इस पर चर्चा करने की। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री राजीव शुक्ला, सांसद और चेयरपर्सन IPL। उनके साथ हैं वीरेंद्र सहवाग, भारत के जाने माने क्रिकेटर, और गौतम गंभीर। आप तीनों का स्वागत है। और मंच का संचालन करेंगे किशोर आजवानी ABP न्यूज़ से। किशोर, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। तो अब इस सत्र में आप सुनेंगे श्री राजीव शुक्ला को, उनके साथ वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, और मंच का संचालन किशोर करेंगे। लंच के बाद आप सभी का स्वागत है और आपका स्वागत है राजीव जी, वीरेंद्र और गौतम गंभीर। शुरुआत लेफ्ट से करते हैं, तो लेफ्ट हैंडेड से ही करते हैं। गौतम, भारतीय टीम अब अगली सीरीज साउथ अफ्रीका और फिर उसके बाद शायद पाकिस्तान, वो सवाल तो राजीव जी से होगा। आप आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट किस तरफ जाता देख रहे हैं? आई थिंक अच्छी सीरीज़ होगी, बिकॉज साउथ अफ्रीका जब भी इंडिया आई है उन्होंने अच्छा ही किया है। तो एक ही ऐसी टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका, जिसने आई थिंक इंडिया में टेस्ट मैचेस हराए हैं। तो ये कंपेटिटिव सीरीज़ होगी। मेरे को नहीं लगता कि जैसे मीडिया कह रही है कि आसान होगी या इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है। मुझे लगता है कि अच्छी इवन सीरीज़ होगी, बिकॉज साउथ अफ्रीका के पास भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं। बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली स्पिन बॉलिंग इंडिया के पास एज है। अगर स्पिनर्स अच्छा डालेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनको ट्रबल कर सकते हैं। बट साउथ अफ्रीका इज़ ऑल्सो वेरी क्वालिटी साइड। आप हो सकते थे इस टीम में? लोग उसका वो मैटर नहीं करता होता। आई थिंक मैटर ये करता है कि इंडिया को अच्छा खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन टीम को जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इंडिविजुअल्स इतने मैटर नहीं करते, कोई हो या कोई ना हो। अल्टीमेटली अगर जो भी खिलाड़ी खेले उनको जिताना चाहिए इंडिया को, वो ज़्यादा मैटर करता है। वीरू, मैं आपको वीरू कह सकता हूँ जी? ये कहना कितना मुश्किल या कितना आसान होता है कि नहीं, इंडिया को अच्छा करना चाहिए, लेकिन हम होते नहीं होते, वो मैटर नहीं करता। आई थिंक आप सब लोग प्लेयर को देखने नहीं जाते, इंडियन टीम को देखने जाते हैं कि इंडियन टीम कैसा परफॉर्म करेगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिर उसके बाद एक इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्म करता है तो सब उसके फ़ैन हो जाते हैं। तो आई थिंक जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में जगह है वो इंडियन टीम के लिए है और उसके बाद इंडिविजुअल प्लेयर के लिए है। एक प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि हाँ मैं हूँ ना हूँ, टीम जीतनी चाहिए या टीम अच्छा खेलनी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़रूर सोचता है कि काश मैं भी उस टीम का हिस्सा होता जो टीम अच्छा की। तो मुझे प्राउड है कि मैं भी ऐसी टीम का हिस्सा था जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते, जो 2011 में वर्ल्ड कप जीते। आदमी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, जितनी मर्जी इच्छाएं रख सकता है, लेकिन जो भी मिले, जितना भी मिले, उसमें खुश रहना भी बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ अपने कैरियर से। आज इस मंच के दौरान मैं कहना चाहूँगा कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई गम नहीं है और विश करता हूँ कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेले। जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं वो आप दोनों को देखते हैं, उनको क्या कहेंगे आप कि ऐसा मौका भी आता है जब सिलेक्शन नहीं होता है, उसकी तैयारी कैसे करें? खेल की तैयारी तो सीख ली। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये काश में पास हो जाता। आप ये सोचते हैं कि अगले साल पास कैसे होऊंगा। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप ये सोचते हो कि अगली बार सिलेक्शन कैसे होगा। और उसका एक ही क्राइटेरिया है मेरी नज़र में कि भगवान ने आपको टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना उस प्लेयर का काम है। चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो, क्योंकि परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डे आपको आगे लेके जाती है, ना कि टैलेंट। और टैलेंट के साथ साथ अगर आप फिट हैं तो टैलेंट आपको एक हद तक ले जाता है। फिटनेस आपको सचिन तेंदुलकर की तरह 20 साल खिला सकती है। आपने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, राजीव जी हमारे साथ हैं। राजीव शुक्ल जी, BCCI अध्यक्ष बनने के बाद आप ऐसा क्या करेंगे जो भारतीय क्रिकेट उस ऊंचाई पर पहुंचे जो अभी तक नहीं पहुंचा? मुझे लगता है काल्पनिक सवाल है, इसलिए सवाल को आप जो है दोबारा पूछिए इसको ठीक करके। आप BCCI अध्यक्ष नहीं बनेंगे? नहीं, हम कोई BCCI अध्यक्ष बनने की रेस में नहीं है।
जो सब लोग मिल के तय करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि सहमति से कोई व्यक्ति बने, ताकि वही जगमोहन डालीमा की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अगर सब लोग आम सहमति से किसी को बना सकें बोर्ड मेंबर्स तो अच्छा होगा। सहमति नहीं हो पा रही है? नहीं, वो अभी बातचीत चल रही, अभी तो डेट्स भी अनाउंस नहीं हुई कि कब जो है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगी। अच्छा, अगर आप बन गए तो नहीं, वही मैंने कहा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मतलब आज नहीं, कपोल 2 साल बाद, 3 साल बाद। कपोल कल्पना पे आधारित सवाल का क्या जवाब दें? अगर वो सवाल सुधार के पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। फिर से आप पूछिए सुधार। अगले बीसीसीआई अध्यक्ष को क्या करना चाहिए? देखिए, ये अगले बीसीसीआई अध्यक्ष को सिलेक्टर्स पे छोड़ देना चाहिए। सिलेक्टर्स को पूरा पे भरोसा करना चाहिए। सिलेक्टर्स सब कुछ देख के टीम का चयन करते हैं, और उस समय किस टीम के सामने खेलना है, वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, उस आधार पर निर्णय करते हैं, और किस जगह किस स्लॉट पे किस खिलाड़ी की ज़रूरत है वो देख के ये करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। सिलेक्टर्स जब समझते हैं तो निश्चित रूप से मौका देते हैं, और वैसे भी विशेषाधिकार जो है सिलेक्टर्स को होता है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। लेकिन हमारे दाएं बाएं जो 2 बैठे हैं, इनके बारे में मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये दोनों बहुत श्रेष्ठतम खिलाड़ी हैं। सहवाग के साथ तो मैं 2 बार मैनेजर बन के भी इंग्लैंड टूर पे भी गया, अबू धाबी टूर पे भी गया, और मैं इनको कई बार ही कहता था कि मैं तो उनको जो है कई बार तेंदुलकर से ऊपर का बल्लेबाज रेट करता हूँ। और यही बात थी कि जॉन राइट भी इन्हें बहुत पसंद करते थे कि, लेकिन वो एक बात से बस इनसे चिढ़ते थे कि वो कहते थे ऊपर ऊपर मत खेलो, तुम जो ये मारते हो और कैच हो जाते हो मत करो। और शायद इसी वजह से एक बार उन्होंने थोड़ा सा तुम्हें धक्का भी दे दिया था ना? धक्का आपने कहा था, थप्पड़ मारा? थप्पड़, किसी ने कहा थप्पड़ मारा, किसी ने कहा धक्का मारा, लेकिन ये ऐसा हुआ था 60 या 64 पे ओवल में आउट हो गए थे। ऐसा हुआ था? मैंने ऐसी बात आज तक डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन जॉन राइट और राहुल द्रविड़ ने ये बात चूंकि खुलासा कर दिया था जी, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ इसमें। उन्होंने, वो चाहते थे उस दिन ये सेंचुरी बनाया, बहुत अच्छे फॉर्म में थे, अच्छा खेल रहे थे इंग्लैंड में, हम भी बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम के बाहर। तो इन्होंने जो है 64 या 62 पे आउट हो गए, वही उनका फेवरेट शॉट है, उसको मारा और पीछे कैच। तो उससे वो बहुत दुखी हुआ, और उसने गुस्से में इनको पुश किया, जो भी किया वो उसकी शिकायत हुई। बाकी 1-2 प्लेयर्स ने ऑब्जेक्शन किया कि भैया तो आप इनका इस्तीफ़ा लीजिए, जॉन राइट का ऐसे नहीं होगा, खिलाड़ी के साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो उसको जाके मैंने बात की, उसने एक ही बात मुझसे कही कि देखो, उसको मैं अपने एक शिष्य की तरह मानता हूँ। एक जैसे गुरु जब गुस्सा हो जाता है, एक टीचर अगर अपने छात्र पे गुस्सा हो जाता है, एक पिता अपने पुत्र पर नाराज़ हो जाता है, सिर्फ उस तरह से मेरा व्यवहार था। उसके लिए मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तब फिर आके इनको मैं समझाया, और लोगों ने इनको काफ़ी भड़काया, लेकिन ये इन्होंने बहुत जो बुद्धिमानी से काम लिया, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पैदा की कि उसको पब्लिकली कोई माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके लिए अभी इनको शाबाशी देता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि जॉन राइट मेरे कमरे में आके मुझसे माफ़ी मांगे। जो उन्होंने पूरी की। जबकि था कि ड्रेसिंग रूम में माफ़ी मांगने की बात उठाई थी उस समय लोगों ने, उस पर उसने मना कर दिया। और गौतम में भी एक ओपनर बैट्समैन के रूप में बहुत बड़ा टैलेंट है, और जिसका मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्टर्स के रडार से बाहर है, सिलेक्टर्स के रडार के अंदर है। मुझे लगता है कि हमें मौके का इंतज़ार करना चाहिए। गौतम में वीरू, आपने कहा कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन में सौरव गांगुली के बाद अगर कोई हैं तो गौतम गंभीर हैं, क्या खास बात है उनमें? आई थिंक जी उनमें रन बनाने की भूख है। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और रन नहीं बना पाए, वापस गए, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर कर वापस आए, तो उनमें वो चेंज नज़र आया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना चाहते थे, रन बनाना चाहते थे, अपना एक नाम बनाना चाहते थे। और जब इतनी सारी बातें एक प्लेयर में होती है तो जायज़ उसे सफलता ज़रूर मिलती है। तो उनका जो सफलता का कारण था वो यही था कि वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाऊँ और अच्छी शुरुआत दूँ अपने भारत देश की टीम को। दिल्ली के लिए आप दोनों ने खेला, साथ में नहीं खेला दिल्ली के लिए ज़्यादा? इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग एक साथ दिल्ली के लिए। जी, तो उससे पहले आपने इनका नाम सुना था कि दिल्ली से ये खिलाड़ी आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। और क्या क्या सुना था? बहुत गुस्से वाले हैं, ये भी सुना था। गुस्सा बहुत करते हैं। आप इनको समझाते थे कि गुस्सा ना करें? इनको समझाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इन्हें रिक्वेस्ट करता था कि आप गुस्सा ना करें, गाने गाएं, थोड़े हो सके मन खुद ही गुस्सा करता हूँ, दूसरे कैसे समझाएगा? नहीं सर, फील्ड पे गुस्सा कभी नहीं किया, बट ये था कि हम लोग डिस्कस करते थे खेलते वक्त कि भाई बॉलर कैसे डाल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। सडनली अगर किसी बॉलर ने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो तो फिर गौतम से भी नहीं रहा जाता था। तो मैं कोशिश करता था अगर मैं क्रीज पर हूँ तो उसका ध्यान बटाऊँ,
गाने की तरफ या नई दोनों की तरफ। अच्छा, वहाँ पे मैच चल रहा है, बॉलर गौतम गंभीर को कुछ बोल रहे हैं, गौतम गंभीर नाराज हो रहे हैं, आप गाने की बात कर रहे हैं? जी, हमारा माइंड एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव की तरफ बहुत भागता है। तो उससे वापस रास्ते पे लाने के लिए अगर आप उसका ध्यान नहीं बढ़ाएंगे तो वो वापस वहीं भागता रहेगा। तो अगर शायद मैं ये बातें ना करता गौतम जी से तो शायद वो वापस लड़ने की तरफ ध्यान रखते। तो ऐसा कौन सा गाना है? बेहतर था उनसे पूछ लीजिए कि भाई कौन सी नई फिल्म आई है उसकी जो देखे उसका कोई गाना सुना दे। पर वो तो ज़्यादा फिल्मों की तरफ शौकीन उतने हैं नहीं। अगर उनके आईपॉड उठा के देंगे तो मेरे ख्याल से जितने गाने आज तक आए हैं सब उनके आईपॉड में हैं। तो कौन सा गाना सुनाते थे गौतम जी आपको? डिपेंड करता है कि आपका कैसा मूड है। क्या आपने नॉर्मली बंदा वही गाना गाता है जो पहला गाना उसने दिन में सुना होता है, सबसे पहले जो सुना होता है, तो नॉर्मली वही गाता रहता है। और डिपेंड करता है कि आपका कैसा मूड है। ऐसा नहीं है कि एक ही गाना आप हमेशा गाते रहते। तो कहीं ना कहीं जो भी गाना आपको आपकी कॉन्सेंट्रेशन बना सकता है आप नॉर्मली वही गाना गाते। तो आई थिंक यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो अपनी वो जो नेगेटिविटी जो इन्होंने कहा कि आपका माइंड बहुत नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है, तो अगर उनके पास इतनी ऐसी एबिलिटी थी कि वो गाने सुन के अपने माइंड को नेगेटिविटी से कंसंट्रेशन अपनी बेटर कर सकते थे, तो ये एक ग्रेट प्लेयर की सबसे बड़ी क्वालिटी और साइन भी है। राजीव जी, किस्सा आपने बताया वीरू का, लेकिन आप जब मैनेजर थे तो खिलाड़ियों के बीच में जो होता है वो ग्राउंड पे उसका इफेक्ट ना हो, ये कैसे मैनेज किया जाता है? नहीं, ये तो खिलाड़ियों की अपनी एक मैं देखता हूँ सिफत होती है कि वो जो अपने अंदर होता है वो ग्राउंड पे जाके फिर पूरी तरह से एक हो जाते हैं, यूनिटी होती है। उस समय एक ही लक्ष्य होता है कि किस तरह से हमें जो है जीतना है। और मैं उन लोगों में बिल्कुल मतलब उन लोगों की बातों में मुझे विश्वास नहीं है और मैं समझता हूँ कि शायद उन्हें क्रिकेट की जानकारी नहीं है, जो टीवी पे क्रिकेट देख के और गाली गलौज करते हैं। हमने हिंदुस्तान में देखा कि ज़्यादातर लोग कोई आउट, ओह कैसे आउट हो गया है, इसको तो निकाल देना चाहिए, इसकी तो पिटाई करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल बेकार है। उनको शायद समझने लगता है कि जानवी तो एडवर्टीजमेंट में लगे रहते हैं ना, तो सिर्फ पैसा चाहिए है और ये खेल रहे हैं ये वो। उन्हें लगता है कोई खिलाड़ी जानबूझ के खराब खेलता है और शायद ऐसे वो लाइटली लेता और जाके आउट हो जाता है। ऐसी बात नहीं होती। सारे खिलाड़ी ये जानते हैं कि जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई उस दिन वो टीम इंडिया में नहीं रह पाएंगे। जिस दिन टीम इंडिया में नहीं रह पाएंगे उस दिन ये सारे विज्ञापन भी चले जाएंगे। उस दिन सारा ग्लैमर, पैसा, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, सेल्फी वगैरह सब खत्म हो जाएगी हैं। तो इसलिए जो है वो कोई भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो अपने ढंग से पूरा खेलता है। लेकिन क्रिकेट एक बाय चांस ऐसा गेम है कि वही शॉट कैच हो जाता है अगर फील्डर मुस्तैद है और उसी पे चौका मिल जाता है, उसी पे बाउंड्री लाइन के एक इंच पहले कैच हो जाता है और 1 इंच बाहर चला जाए तो छक्का हो जाता है। तो एक बार लगने के बाद तो किसी को पता नहीं होता आगे क्या होने वाला। तो ये जो है ना, ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि कोई खिलाड़ी जानबूझ के नहीं खराब खेलता है। दूसरी चीज़ ये है कि हर 5 साल में टीम इंडिया में 50 to 60% प्लेयर्स बदल जाते हैं। आप 5-6 साल पहले की तस्वीर देख लीजिए और उसके बाद की तस्वीर देख लीजिए, दोनों में आप पाएंगे कि 50-60% लोग तो निकल ही जाते, चेहरे बदल जाते हैं। वो जो लगातार जैसे कि उनका परफॉर्मेंस पे खेलते हैं वही उसमें स्थायी रूप से रहते हैं, वो एक लंबा पीरियड खेलते हैं। और यही डिपेंड करता है कि कितने साल आप खेले, कितना लंबा खेले, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है एक अपना स्थान स्थायी बनाए रखें, इसके लिए परफॉर्मेंस जरूर होती है। जैसे नहीं, इसमें एक तो आपने कहा कि लोग ये कहते हैं कि इसको नहीं खेलना चाहिए, ये कैसे कर दिया। दूसरा, लोग ये भी देखते हैं कि कुछ, वो पता नहीं कितना सही है, कि कुछ खिलाड़ी जो हैं एक तो परफॉर्मेंस से बने हुए टीम में, कुछ खिलाड़ी कप्तान के पेट प्रोजेक्ट बन जाते हैं। ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि रविंद्र जाडेजा जो हैं वो धोनी के पेट प्रोजेक्ट है, अगर इनको ले लिया तो इनको सक्सेसफुल करवाना ही है। क्या ऐसा होता है? देखिए, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आजकल ये जो आप लोग बैठे हैं ना और ये बड़े बड़े कैमरे हैं, ये जब सचिन तेंदुलकर को एक इनिंग में ख़राब खेलने पे एंडुलकर लिख सकते हैं कि अब इसका करियर एंड पे आ गया, अब इसको हटा दो। सचिन को जब नहीं छोड़ते हैं तो 1 मैच, 2 मैच, 1 सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा कोई कप्तान किसी को खिला सकता है। अगर नॉन परफॉर्मेंस हुई तो इतना क्रिटिसिज्म होने लगता है। और ख़ासतौर से जो फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो जब टीवी पे कमेंट्री देने बैठते हैं तो जब खेलते हैं तो उन्हीं टीवी कमेंटेटर्स को वो नहीं, उनकी आलोचना करते हैं। ऐसा हो सकता है खुद कमेंटेटर बनते हैं, कप्तान को लगता हो कि नहीं ये लोग गलत कह रहे हैं, इस प्लेयर में वाकई पोटेंशियल है। कई बार कप्तान का अटूट विश्वास किसी खिलाड़ी पे होता है कि नहीं ये परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा। वो उसकी वजह हो सकती है कि वो 1, 2, 3 सीरीज में मौका दे।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कप्तान लगातार किसी को करके चला वीरू, सकता आपकी और नज़र उसको में निश्चित रूप से जो है छोड़ना पड़ता अपना हट। देखिए, हर एक कप्तान का टीम चलाने का अपना एक तरीका होता है। अगर मैं कप्तान बना हूँ तो मुझे अपने प्लेयरों में विश्वास दिखाना होता है कि ये मेरे प्लेयर्स हैं, इनको मुझे बैक करना है एटलीस्ट 2 या 3 सीरीज़। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अनिल कुंबले जब कप्तान बने तो मैं और गौतम एक रूम में खाना खा रहे थे, तो उनका मैसेज आया कि भाई आई वांट टू मीट यू। तो हमने कहा अनिल भाई आप आ जाइए, हम इस रूम में हैं। तो हमारे रूम में आए, उन्होंने कहा कि अगली 2 सीरीज़ गौतम तुम चिंता मत करना कि तुम्हें कोई ड्रॉप भी कर सकता है या सहवाग तुम्हें कोई ड्रॉप भी कर सकता है, तुम जाओ बिंदास खेलो और एक बेहतरीन शुरुआत दो। तो अनिल कुंबले को लगा कि हमें वो टैलेंट है या हम उस परफॉर्मेंस को दे सकते हैं जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा और 2 सीरीज़ तक हमें बैक किया। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आई क्योंकि हमने उसी सीरीज़ में श्रीलंका वाले में बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई, रन बनाए। लेकिन ये बात जायज़ है, अगर कप्तान का किसी प्लेयर में विश्वास है तो उसको वो मौके ज़रूर देगा और देने भी चाहिए। अगर वो उस मौके पर खरा नहीं उतरता है तो फिर कप्तान उसको बचा भी नहीं सकता। तो इसलिए शायद आज रविंद्र जडेजा टीम में भी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल आंसर दूं? ना जी, मैं तो सिर्फ मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल दोबारा पूछा नहीं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि आपने कहा कि कप्तान अगर चाहे जी तो 1-2 सीरीज हो सकता है, उसके बाद तो परफॉर्मेंस ही करनी होती है। जी। राजीव जी ने भी कहा अगर कप्तान को लगे कि नहीं ये प्लेयर ओवररेटेड है जी तो फिर परफॉर्मेंस करने पर भी क्या टीम से बाहर हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच लिया और वो बाहर हो गया हो, अनटिल की कोई कंट्रोवर्सी हुई हो या मैच रेफरी ने उसे बैन किया हो या इंजर्ड हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है या हुआ हो। अगर कप्तान की और किसी प्लेयर की नहीं बनती तो ये ज़रूर हो सकता है कि वो शायद वेट करेगा तब तक जब तक वो प्लेयर परफॉर्मेंस ना दे, और फिर उस इंतजार के बाद फिर वो प्लेयर घर बैठता है। आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। आप टीम में सिर्फ 4 परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में एक सीनियर प्लेयर से ये उम्मीद की जाती है कि आप 4 टेस्ट मैच खेलते हो तो आप एक 100 बनाते हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। जब सचिन तेंदुलकर 100 नहीं बनाते कुछ टेस्ट मैचों में तो सब लोग कहने लग जाते हैं कि 2 टेस्ट मैच हो गए। तो ये क्राइटेरिया सबके लिए होना चाहिए कि 2 टेस्ट मैच अगर तेंदुलकर नहीं बनाए तो 2 औरों ने भी तो नहीं बनाए, उनको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो वो जो परफॉर्मेंस एक सीनियर प्लेयर से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो 4 टेस्ट मैच या 5 टेस्ट मैच 100 बनाएगा, टीम को मैच जिताएगा, अगर वो नहीं जिता पाता है तो शायद सिलेक्टर एक कड़ा डिसीजन ले सकते हैं और वो लेते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि भाई अगर 4 टेस्ट मैच के बाद सीनियर प्लेयर नहीं बनाया तो क्यों ना मौका यंग प्लेयर को दिया जाए, तो कि उसको 4 की जगह 8 मैच लगेंगे, शायद वो आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए जिसके लिए हमें बुलाया गया है कल, आज और कल। तो शायद उस कल के लिए उस प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। राजीव जी, कल की बात, ये पाकिस्तान सीरीज को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। शहरयार साहब ने कहा कि बोर्ड ने तो अभी अपनी होम मिनिस्ट्री से पूछा तक नहीं है, आप खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, नहीं खेलना चाहते हैं? देखिए, शहरयार साहब तो हमारे बहुत दोस्त हैं और हमेशा से इंडिया के दोस्त माने जाते हैं। वैसे भी नवाब साहब भोपाल होते हुए अगर वो यहाँ रहे होते इंडिया में, उनकी एक भारत के लिए अच्छी रहती है। लेकिन आज का बयान कुछ मुझे बेतुका बयान लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बयान बीसीसीआई को धमकी है या आईसीसी को धमकी है, क्योंकि आईसीसी के टूर्नामेंट से बाहर जाना है, आईसीसी के टूर्नामेंट में न खेलना, वो तो आईसीसी के साथ जो करार किसी देश का होता है उसका उल्लंघन हुआ। तो उसके लिए तो आईसीसी में जो प्रोविजंस हैं पेनल्टी के वो उन पे लागू होंगे, क्योंकि हम आईसीसी में तो पाकिस्तान से खेलने को मना करते नहीं। हम तो कहते हैं कि उनके साथ हम खेलेंगे जितने आईसीसी टूर्नामेंट है। जहाँ तक बायलैटरल सीरीज का सवाल है, जो द्विपक्षीय जो दौरा होता है, उसमें हमारा एक शुरू से सिद्धांत रहा है कि हम एक दूसरे की ज़मीन पे खेलेंगे। मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप अपने देश में सीरीज करा सकते हैं? क्या आपके यहाँ सुरक्षा की आप वो गारंटी लेते हैं कि अपने देश में आप सीरीज करा सकते हैं? अगर आप सुरक्षा की गारंटी लेते हैं तो आप आईसीसी को बताइए और हमें बताइए। आप तो जो है सुरक्षा की दृष्टि से अपने यहाँ मैच ही नहीं करा सकते। आपके यहाँ वर्ल्ड की कोई टीम आने को तैयार नहीं। क्या इंग्लैंड जाने को तैयार है? क्या ऑस्ट्रेलिया जाने को तैयार है पाकिस्तान में? लेकिन न्यूजीलैंड जाने, यहाँ तक कि बांग्लादेश की टीम भी बैकआउट कर गई। तो ये सिचुएशन जहाँ पे हो कि आपको देश सुरक्षा देने में की स्थिति में नहीं हो सकता, परिस्थितियाँ, मैं इसमें कोई पाकिस्तान को दोष नहीं देता हूँ, श्रीलंका हमले के बाद उनकी स्थिति नहीं की वो, तो वो चाहते हैं कि थर्ड सॉइल पे ही हो,
तीसरी ज़मीन पे तीसरे देश में, वो एक तो उस मामले में भी हमें निर्णय लेना पड़ेगा, एक वो मुद्दा है। दूसरे मुद्दा सुरक्षा के कारणों का। तीसरा है कि और भी गवर्नमेंट से तो हमें बाद में, तब हम जाएंगे जब एक बार सीरीज फाइनल हो जाए तब गवर्नमेंट से पूछने जाएंगे, इसलिए पहले होम मिनिस्ट्री में अप्लाई करने की बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है और भी तमाम इश्यूज़ हैं जिनको हमें पाकिस्तान के साथ पहले उनको जो है रिजॉल्व करना है, उसके बाद ही हम सीरीज़ पे कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये कोई कहे कि हम पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं, हम खेलने को तैयार हैं, लेकिन पहले उन मुद्दों का हल हो जाए, उसके बाद खेल सकते हैं। यानी इस हिसाब से इस दिसंबर में तो होती नहीं दिख रही सीरीज? नहीं, अभी इस तरह की कोई बातचीत शुरू ही नहीं। दिसंबर तो बिल्कुल आ गया, अभी इतनी जल्दी कहाँ सीरीज़ प्लान होती है। ये तो तब भी पता था ना कि पाकिस्तान में क्या परिस्थितियां हैं जब दिसंबर की सीरीज की बात हुई थी। हाँ, लेकिन वो उन जो मुद्दे हैं पहले उन मुद्दों का हल तो निकला है। चलिए गौतम, जो लोग अभी क्रिकेट टीम में आना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं या जो खेल रहे हैं जूनियर क्रिकेट में, उनको क्या चीज़ है जो नहीं पता होती है वो टीम में आने के बाद होती है, वो आप बताना चाहेंगे कि एक तो खेलना है, खेलने के अलावा क्या है जो करना होगा एक खिलाड़ी को शिखर तक पहुंचने के लिए? लोग आई थिंक एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपका हार्डवर्क है। मेहनत ही आपको लेके आ सकती है वहाँ पर। और मुझे तो जब मैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक से इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था तो मुझे एक ही चीज़ पता थी कि जितनी मैं मेहनत करूँगा उतनी ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि आप क्या चीज़ ऐसी, ना मुझे कोई ऐसी चीज़ पता, ना मेरे को किसी ने कोई ऐसी एडवाइस दी थी कि कोई ऐसी अलग चीज़ कि जो मैं करूँ कि जिससे मैं वहाँ पर रह सकूँ। ऑब्वियसली रन बनाना सबसे प्राइमरी जॉब था मेरा, लेकिन मेहनत के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल बना सकती है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है। वीरू, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप मेरे स्कूल सहवाग इंटरनेशनल में आएँ तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि इस पर कैसे वर्क करना चाहिए और क्या कर सकते हो आप, कैसे खेल सकते हो। जैसे गौतम ने कहा कि मेहनत एक चीज़ है जिस पे आप अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज़ है आपकी परफॉर्मेंस, कि आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कि आप बड़े 100 कैसे बना सकते हो या 100 कैसे बना सकते हो, 50 को 100 में, 100 को 150 में, 150 को 200 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्या आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, क्या आपकी सोच होनी चाहिए मैच से पहले, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करें, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और जो प्लेयर इन चीज़ों को बेहतर तरीके से करता है तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर आती है। लेकिन एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है ना, जैसे राजीव जी ने कहा कि जॉन राइट कहा करते थे कि आप हवा में खेलते हो, लेकिन हवा में आप नहीं खेलोगे तो फिर वीरेंद्र सहवाग नहीं होगा। देखिए, वो एक वीरेंद्र सहवाग की सोच है और वो दूसरी सोच जॉन राइट की है, वो दो अलग अलग सोच है। तो उन सोचों को बदलना मुश्किल है। कि मुझे लगता है कि मैं शायद हवा में खेलूंगा तो मैं ज़्यादा सेफ हूँ, मैं आउट नहीं तो बाउंड्री मार सकता हूँ। उनको क्या कहा जाए, किस नेचुरल इंस्टिंक्ट पे कितना रहना है और ये जो समझाया जाता है इस पे कितना रहना है? देखिए, मैं भी हमेशा यही समझाता हूँ अपने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में कि बेसिक ज़रूर आने चाहिए और आपको एक्सपेरिमेंट तभी करना चाहिए जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। जब तक आप नहीं पहुँचे वहाँ तक, तब तक आपको बेसिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो कोचेज़ कहते हैं वो सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है। मैंने इंटरनेशनल खेलने के बाद अपना नज़रिया बदला है, मैंने अपनी सोच बदली है। क्योंकि जब आप राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, इन जैसे प्लेयर के साथ खेलोगे तो आप अपनी छवि कैसे बनाओगे? क्योंकि जब आप जो मर्जी कर लो, नाम तो उनका अखबारों में सबसे ऊपर आना है, तारीफ उनकी सबसे ज़्यादा होनी है। आप उनसे अलग कैसे होगे? या तो आप उनसे कंपटीशन करो कि आप उनसे ज़्यादा रन बनाओ, या आप कुछ आपकी टेक्निक ऐसी अलग हो कि आप लोग आपके बारे में बात करें। तो ये सब लोग डाउन द ग्राउंड खेलते थे, हवा में नहीं खेलते थे, तो मैंने हवा में खेलना शुरू कर दिया। तो लोग बागों ने थोड़ी ज़्यादा बातें करनी शुरू कर दी कि एक प्लेयर आया ऐसा जो डरता नहीं है हवा में खेलने से। और दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुई कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में शायद मतलब आप ही लोग बताते हैं कि 11 कंसेक्यूटिव 150 रन बनाए, तो वहाँ से भी एक अलग रिस्पेक्ट मिली सब लोगों से, मतलब सीनियर प्लेयरों से प्लस मीडिया से। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके हराया, पहला 300 बनाया। तो वो एक रिस्पेक्ट लेने के लिए आपको बड़े स्कोर बनाना ही पड़ता है। जब तक आप 40-50 बनाते रहोगे तब तक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सब कहते हैं अच्छा प्लेयर है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से ग्रेट बनना है तो आपको उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये अच्छे से ग्रेट बनना है, यही एक गुर है जो सब सीखना चाहते हैं। राजीव जी, आपने जो बात की ना कि ऐसा होना चाहिए, फिर हवा में नहीं और ग्राउंड पे जो वीरू बात कर रहे हैं उससे अच्छा प्लेयर बन जाता है, लेकिन ग्रेट बनने के लिए उसमें कुछ ऐसा एक्स फैक्टर
देखा जाता है ज्यादातर खिलाड़ियों में, वो किसी को कैसे पता चले कि उसके अंदर है या नहीं है? नहीं वो पता चल जाता है, क्योंकि लोग रोज की, ऐसा इम्तिहान है जो रोज होता है। इसमें ये ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सिफारिश से डाल दिया तो आप क्रिकेटर पहुंच जाए और टीम इंडिया तक पहुंच जाए। ये रोज इम्तिहान इसमें होता है, रोज परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। और आजकल तो हो गया है कि एक खिलाड़ी को कम से कम 2 विधाओं में पारंगत होना पड़ेगा, या तो वो ऑलराउंडर हो तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में, या उसकी फील्डिंग अच्छी हो। एक से काम नहीं चलता, जब 2 उसके अंदर गुण होते हैं तभी वो जाके निकालता है। और हर खिलाड़ी की यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जैसे इनका ही था, वो मारते थे ज़बरदस्त। गौतम में ज़बरदस्त टैलेंट है, देखने में इसका क्या है, पिता बनने के बाद भी बच्चा ऐसा दिखता है। तो जब शाहरुख ने इसको 11 करोड़ रुपए में लिया तो बड़ा लोगों को लगा। तो शाहरुख ने मुझसे कहा कि देखो राजीव जी, आप ये जान लीजिए कि मैंने इसके अंदर कुछ ना कुछ देखा है, और तुम देखना यही मुझे जो है, यही केकेआर को चैंपियन बनाएगा, भले इसको लोग बच्चा कहें। आज लोगों को लग रहा है कि 11 करोड़, लेकिन तुम देखना यही करके करेगा, और वही साबित हुआ। तो ये होता, किसी को पहचानने की कला होती है, उन्होंने पहचाना ही और उनको लाए, और वो इस मामले में सफल हुए। तो ये, और मुझे याद है कि मैं इंग्लैंड के जब 2007 के टूर में था, तो चंदू बोर्डे को टेम्परेरी जो है कोच बनाया गया था उस सीरीज़ के लिए। और बहुत पुराने बैट्समैन उस ज़माने के, जब वो बताते थे कि शिप से इंग्लैंड खेलने जाते थे और 14-16 दिन कितने लगते थे, उस समय चंदू बोर्डे जाते थे। लेकिन उनको पता नहीं क्या था, मैं मैनेजर था उसमें, जैसे ही टूर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती थी, पहला नाम वो गौतम गंभीर का डालते थे कि इसको लो। तो अगर वो कहते नहीं गौतम गंभीर जो है उसकी परफॉर्मेंस, बोले नहीं ये जिस ढंग से खेलता है इस लड़के में बड़ी दम है। तो 1-2 बार 1-2 लोगों के आपत्तियों के बावजूद उन्होंने इनको डलवाया, और वही हुआ कि 1-2-3 मैच में गड़बड़ होने के बाद रिदम वापस आया और उन्होंने परफॉर्म किया। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि पहचानना। तो चंदू बोर्डे में वो एक जो है 6th सेंस था या 3rd आई थी, जिसके बल पे उन्होंने उनको पहचाना। वही शाहरुख की टीम ने भी इनको पहचाना। तो ये बात होती है। तो ये खिलाड़ियों का अपना हुनर होता है, वीरू का अपना कमाल और गौतम का अपना शक्ति। देखिए किस प्रकार से जब 2002 में राजीव जी हमारे मैनेजर बने, उन्हें ये नहीं मालूम था कि स्लिप किधर होती है और कवर किधर होता है। आज पूरे व्याख्या की है उन्होंने क्रिकेट की, काबिले तारीफ सर। तो इतने साल क्रिकेट से जुड़े होने का ये फ़ायदा हो गया कि क्रिकेट की सारी छोटी छोटी बारीकियों से ये व्यक्तिगत हो गए हैं, और आज बीसीसीआई में काफ़ी ऊंची पोस्ट पर है। तो हमें बड़ी खुशी, और ऊंची पोस्ट पे जाने वाले हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे 2002 में पहले मैनेजर थे इंग्लैंड टूर पे, और आज बीसीसीआई के आईपीएल के चेयरमैन हैं। तो प्यार है इनसे, मतलब इनको हमसे, हमको इनसे। राजीव जी, मैनेजर कैसे बनता है कोई? मैनेजर बनना बड़ा ऐसे बनता है कि आपको सबसे पहले तो स्टेट एसोसिएशन में आना पड़ेगा, स्टेट एसोसिएशन से आपको बोर्ड में आना पड़ेगा, फिर बोर्ड में जो बोर्ड का जो मैनेजमेंट होता है, ऑफिस बेयर्स को मैनेजर अपॉइंट करते हैं। मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। ऐसा होता है ना कि एक तो टीम का जो है कोच हो गया और टीम का देखने वाला मैनेजमेंट हो गया। उसके अलावा जो है बीसीसीआई से एक ऑफिशियल हर टूर में अलग से कंपनी करता, जिसका काम होता है वो जो मैनेजर बनाया जाता है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर उसको बोलते हैं, कि जो बाकी सब चीज़ें ओवरऑल उसको देखना। और वो जो टूर सिलेक्शन कमेटी होती है उसका भी चेयरमैन होता है, जिसमें कि जब 15 में वो 11 लोग खेलेंगे, उसी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें तय होता है। और वो बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के बीच में जो है एक कड़ी का काम करता है। ये अपने ऊपर होता है कि आप कितना परफॉर्म करते हैं और कितने इफेक्टिव ढंग से उस काम को कर सकते हैं। अब जैसे मुझे वीरू का याद है कि ये लोग प्रैक्टिस करने जाते थे वहाँ पे लॉर्ड्स पे, तो मैं इस सुबह प्रैक्टिस करने के, मैं होटल में था, वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि वीरू के सर में गेंद लग गई है और बहुत चोट तेज़ लगी हुई है, और ये तो मैं भाग के वहाँ पहुँचा लॉर्ड्स पे। खैर उसने जो उस समय फिजियो था उसने रिपोर्ट दी कि नहीं चिंता की कोई बात नहीं, ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद में मेरे दिमाग में गलतफहमी किसी ने डाल दी कि साहब शाम होने के बाद अगर रात में कहीं ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि उसका पता नहीं हमें, तो उसका बहुत डेंजरस, बहुत घातक हो सकता है। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी खतरनाक बात हो सकती। तो मैंने तुरंत हाई कमिश्नर को बात की और मैंने हाई कमिश्नर से कहा कि तुम एम्बेसी से, हाई कमीशन से अपना डॉक्टर भेजो। तो उसने डॉक्टर भेजा वहाँ से। डॉक्टर ने आके मुझसे कहा कि साहब बेहतर यही होगा कि स्कैन एक बार करा लीजिए। हालांकि स्कैन यहाँ महंगा है, 1000 पाउंड में होगा। मैंने कहा 1000 नहीं, 2000 पाउंड में हो, हम खिलाड़ी की इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते, आप स्कैन करो। स्कैन कराया, उसमें सब परफेक्ट आ गया तो ठीक हो गया।
तो बेसिकली जो बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होता है उसको ये सब चीज़ें देखने का काम होता है, उसको इसमें ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए कि जो है स्क्वायर लेग किधर है और डीप थर्ड मैन किधर है और कौन खिलाड़ी कहाँ लगाया जाए, इसकी नहीं। उसको तो टीम के मैनेजमेंट को एक फादर फिगर की तरह संभालना चाहिए। वीरू ने जो बात की आपको दिल पे लग गई। नहीं सर, ये हमारा प्यार है। हमारा नहीं है। हम उस समय भी सर को कुछ भी कह सकते थे, आज भी कुछ भी कह सकते हैं, ये हमें कुछ भी कह सकते हैं, अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो एक फादर और सन के बीच में तो बातें बहस मजाक हो सकते हैं। तो मतलब मैं ये बता रहा था कि कितने आराम से इन्होंने इतने सालों में ये नॉलेज ली है क्रिकेट की, और सब बड़े आराम से कह सकते हैं, क्योंकि यूपी की टीम चलाते हैं। फ़ोन करके पूछते थे कि भाई किसको सिलेक्टर बनाया जाए, कौन अच्छा प्लेयर है, कौन अच्छे बंदों को सिलेक्ट कर सकता है। तो अपनी यूपी की टीम को ऊपर लाने के लिए वो हर चीज़ इन्होंने की, और यूपी के लिए बाहर से पहली बार कोच लाए, वेंकटेश प्रसाद को बनाया, उनकी परफॉर्मेंस ऊपर आई, और काफ़ी प्लेयर यूपी से खेल भी रहे हैं। तो मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन को जो जो करना चाहिए क्रिकेट के लिए वो सब इन्होंने किया और कर रहे हैं। तो मतलब पहले कोई फिजियो नहीं होता था, ट्रेनर नहीं होता था। मुझे तो याद नहीं, जब मैं 98 से 2002 तक जब भी खेला यूपी के अगेंस्ट, ना तो कोई फिजियो होता था ना कोई ट्रेनर होता। आज उनके पास सब कुछ है। तो एक सोच है एडमिनिस्ट्रेशन की कि भाई इनकी मेरी टीम के साथ सब कुछ होना चाहिए। स्पॉन्सर है, यूपी टीम का स्पॉन्सर है, इतने इंटरनेशनल प्लेयर नहीं जितने दिल्ली के पास है, दिल्ली के पास स्पॉन्सर नहीं। तो ये खासियत शुक्ला जी की है कि वो अपनी टीम के लिए स्पॉन्सर लाए हैं और प्लेयरों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अगर अब भी यूपी टीम अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करे तो एडमिनिस्ट्रेशन का के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एडमिनिस्ट्रेशन में दोष नहीं दिया जा सकता। परफॉर्मेंस उनकी देखी जाएगी, क्योंकि उनको खेलना है, उनको रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनना है। गौतम, आप आईपीएल टीम में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल होता है, शाहरुख खान का कितना रोल है सपोर्ट देने में, दखल अंदाजी में नहीं? लोग आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि जब मेरे को पहली बार कैप्टनसी मिली थी केकेआर की, जब उन्होंने मुझे कैप्टन बनाया था तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि मैं कैप्टनसी एक ही शर्त पे लूँगा कि अगर मेरे को जिस तरीके से मैंने क्रिकेट चलानी है मैं क्रिकेट चलाऊँगा। और उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि क्रिकेट आपकी है, आप क्रिकेट को देखिए, मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। और 5 साल हो गए हैं केकेआर के साथ, आई थिंक उनकी ज़ीरो इंटरफेरेंस रही है क्रिकेटिंग मैटर्स में। आज तक कोई भी क्रिकेटिंग डिसीजंस हुए हैं केकेआर में, चाहे ठीक हुए हैं चाहे गलत हुए हैं, वो सारे मेरे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे डिसीजंस मैंने लिए हैं। तो अगर कोई डिसीजन अच्छा होता है उसका क्रेडिट भी मेरे को मैं लेता हूँ, अगर कोई डिसीजन ख़राब होता है तो उसका क्रिटिसिज्म भी मुझे ही लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि आप कोई अगर डिसीजन लेते हैं और वो अच्छा हो जाता है तो क्रेडिट तो आप ले लेते हैं, लेकिन जब आप वो बैकफायर करता है तो आप क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहते। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि कई बार हमने जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तब भी मैंने उठ के यही बोला कि सारे क्रिकेटिंग डिसीजंस मेरे हैं, तो इसमें शाहरुख खान की कोई इंटरफेरेंस नहीं रही। और कहीं ना कहीं वही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि केकेआर इतनी सक्सेसफुल टीम बनी है लास्ट 5 साल में। ये राजीव जी, क्रिकेटर्स की कामयाबी जो है वो लोकप्रियता हर तरह की दिलाती है। ऐसा सुना था हमने कि आपने पिछले चुनाव में वीरू को भी कहा चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो क्रिकेटर्स होते हैं और जो महान खिलाड़ी होते हैं वो निश्चित रूप से लोकप्रिय बहुत होते हैं, और लोकप्रियता की वजह से उनकी पब्लिक में फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग बहुत होती है। तो इस तरह के आमंत्रण जो है हर दल से क्रिकेटर्स को और फिल्म स्टार्स को मिलते रहते हैं, जिनकी अच्छी छवि होती है कि साहब आप चुनाव लड़िए, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जीत सकते हैं आसानी से। कई बार डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है जिनमें ये जीत सकते हैं। तो अब मैंने तो अभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आगे ज़रूर कहेंगे इनसे कि जब ये क्रिकेट से पूरी तरह से निजात पा जाएंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि लड़ें, ये एक अच्छे प्रतिनिधि हो सकते हैं। और संसद एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो इनका भी जरूरी है। वेस्ट दिल्ली से सांसद नहीं बनने वाले थे आप? सर मेहनत बहुत कर ली है, थोड़ा राज्यसभा की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा बेहतर है। बगैर मेहनत की अगर आ जाए तो अच्छी बात है, कि इतनी मेहनत कर ली लाइफ में, 15 साल की उम्र से मेहनत करते आ रहे हैं। अब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जाएं और वहाँ भी मेहनत करें, अब मुश्किल है। इसलिए मना कर दिया आपने? ये से आज उन्होंने कहा से ये कई बार उन्होंने मुझसे मजाक में कहा है हाँ। पहले हुई कि लोकसभा का नहीं सर, राज्यसभा का सोचिए कम से कम। ये आपको ऐसा लगा कि अभी आईपीएल और खेलने थोड़ा? नहीं सर, बिल्कुल जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं तब तक नहीं बन सकते, क्योंकि मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं जिस लेवल पे टेंदुलकर थे कि क्रिकेट भी खेल रहे थे और सांसद भी संभाल रहे थे। तो जब छोड़ूंगा तब ज़रूर सोच सकता हूं, लेकिन अभी जब तक खेल रहा हूं तब तक, क्योंकि ये क्रिकेट गेम एक बार छोड़ दी
तो फिर वो मलाल रहेगा हमेशा कि मैंने थोड़ी जल्दी छोड़ दी। तो या ऐसा तो नहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा मोदी की आंधी चल रही है इसमें, मैं कहा 44 के 45 हो जाएंगे, मेरा क्या होगा? क्या फ़र्क पड़ रहा है सर, 46 भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं कर सकते। तो शायद कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा लड़ने का, तो शायद इसलिए इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जैसे आपने सचिन जी को दे दी वैसे मुझे भी दे दें। पार्टी क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सी पार्टी? क्योंकि अगर आप जब राज्यसभा में बैठेंगे या लोकसभा में बैठेंगे तो आप जनता के लिए काम करेंगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ स्पोर्ट्स के लिए। जो मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे शहरों में जहाँ पर क्रिकेट की फैसिलिटीज़ या स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर सरकार को या एमपीज़ को उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए उन बच्चों के लिए जो आजकल गलियों में कहीं भी विकेट लगाकर खेलते हैं। अगर फैसिलिटीज़ होंगी तो शायद वो वहाँ जाएंगे खेलेंगे, शायद कोई एक और धोनी आपको दिखे छोटे शहर से निकलता हो। तो राज्यसभा की तो सर आपके पास इतनी सीटें नहीं है कि इनको दिला सकें? ये पहले की बात मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी बात नहीं है आगे, अगर पहले मैंने कहा ना शर्त लगाई कि पहले क्रिकेट से, क्योंकि मैं मानता हूँ इनके अंदर काफ़ी क्रिकेट बाकी है, तो वो क्रिकेट से एक बार ले लें, फिर तो राज्यसभा के लिए हर दल के पास ये होते हैं। तो अच्छा, तो युवराज और हरभजन को भी आपने कहा था? पार्टी तय करती है। युवराज और हरभजन को भी कहा था, ऑफर दिया था? हाँ, युवराज हरभजन को भी ऑफर दिया गया था, लेकिन वो खेल रहे थे, उन्होंने भी मना कर दिया? नहीं, उन्होंने कहा था कि खेल खत्म हो जाए, उसके बाद खेल पूरा करने के बाद सिर्फ मोहम्मद कैफ माने? हाँ, मोहम्मद कैफ माने। ये तो देखो ऐसा होता है ना कि आप अपने ढंग से ये टटोलते हैं कि भाई कौन है कि जो इसके लिए तैयार होगा। अगर जो है इस तरह की नीचे से स्टेट यूनिट से डिमांड आती रहती है कि इनको खड़ा करो, यहाँ से ये सीट निकाल सकता हूँ, तो आपको राय लेनी पड़ती है। तो अगर कोई अपने जैसा कि मैं अभी खेलूँगा या मैं अभी एक्टिंग करूँगा, हैं इतनी जल्दी ये नहीं कर सकते हैं। जैसे कि माधुरी दीक्षित को भी हम लोगों ने बात की थी जब ये राष्ट्रपति नामांकन वाली थी, लेकिन माधुरी जी ने कहा कि उनके पास 9 फिल्में हैं, 6 महीने बाद या साल भर बाद वो तैयार हैं, लेकिन तब तक हमारे पास इंतजार का मौका नहीं था, तो उसमें फिर रेखा जी आई। तो इसलिए जो है ये तो आपको बात करके किसी से कंसल्ट करके, अब कल को मैं आपसे कहूँ कि लड़ जाओ यूपी में, मैं एक चुनाव आपको, नहीं मैं भी तो यहाँ एबीपी न्यूज़ में जो है एंकर रहूँगा, तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते आपसे। मैं भी थोड़ा सा तो जानूंगा ना कि कितना जनाधार है, उसके बाद देखूंगा ना। नहीं, वो मैं ये एक पार्टी की तरफ से नहीं, सब पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो बात करते रहते हैं, उसके बाद क्योंकि सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जरूरी थोड़ा ना कि एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व। गौतम, आप किस तरफ जाना चाहेंगे? आई थिंक मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा, सर ने कहा और सहवाग जी ने कहा कि राज्यसभा मैटर करता है, उनको लगता है कि राज्यसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अगर आप इलेक्ट होकर आते हो तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लोग चाहते भी हैं पार्लियामेंट में या नहीं चाहते, या तो कहीं ना कहीं। और ज़िंदगी में अगर मैंने कभी सोचा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की कभी भी, तो मुझे लगता है कि मैं एक ही रीज़न से सोचूंगा कि अगर मैं बदलाव ला सकूँ एक आम आदमी की ज़िंदगी में, बिकॉज वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होगा मेरी ज़िंदगी में कि अगर मैं कभी सोचूंगा पॉलिटिक्स में आने का। और सौरभ तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही चले गए। देखिए, वो पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे शायद, या जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो अनफॉर्चुनेटली डालमिया की डेथ के बाद उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया। बहुत अच्छी बात है। शायद ये एक क्रिकेटर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा खिलाड़ियों को? खिलाड़ियों को तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो समझ सकते हैं खिलाड़ी को क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, वो किस दौर से गुजरता है जब वो खेलता है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे सिलेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, और कैसे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसे नहीं मिल पाती। कि आज अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो गौतम मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर बॉलें नहीं है, पानी नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं आता। तो इतनी बड़ी एसोसिएशन अगर ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकती तो फिर बेहतर है कि कोई क्रिकेटर वहाँ बैठे और उसको चलाए। इसलिए आपने दिल्ली छोड़ दिया? जी, मेरे दिल्ली छोड़ने के कई कारण थे, क्योंकि मुझे हरियाणा से ऑफ़र मिल रही थी पिछले 5-6 सालों से, और स्टेट से भी थी, बट क्योंकि मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म फादर मदर हरियाणा से है, मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर है, मेरा गांव छुड़ानी है, तो मैंने कहा कि जाते जाते अपने आखिरी कैरियर में शायद मैं हरियाणा को भी थोड़ा सर्व कर सकूँ, उनके जो यंग टैलेंट हैं उनको देख सकूँ। कि हालांकि मैं अभी 4 दिन के कैंप में था तो एक लड़का नेट में बिल्कुल मुझे मेरी याद दिला रहा था, तो जब मैंने उससे पूछा तो उसके मन में भी वही सवाल थे जो मेरे मन में सवाल थे जब मैं खेलता था।
तो होपफुली कि उस लड़के के सवालों के जवाब मैं अब दे सकूं और उसे समझा सकूं और उसे मदद, अभी वो केवल 17 साल का है लेकिन नेट में ऐसे बैटिंग करता है, वो मैंने किसी और बच्चे को बैटिंग करते हुए नहीं देखा अभी तक। गौतम, दिल्ली में दिल्ली क्रिकेट के लिए जो वीरेंद्र सहवाग ने किया है, बहुत लोगों का मानना है कि एसोसिएशन ने उतना सम्मान नहीं दिया जितना वीरेंद्र सहवाग जैसा खिलाड़ी डिजर्व करता है। स्टेडियम में स्टैंड, गेट। नहीं, एब्सोल्युटली। अगर आप देखिए कि दिल्ली में अगर कोई भी अगर एक खिलाड़ी जिसके नाम से गेट या कि जिसके नाम से स्टैंड होना चाहिए तो इनके नाम से होना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिज़र्व करते हैं। बाकी बहुत खिलाड़ी ऐसे खेले भी हैं, ऐसे मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट अगर एक खिलाड़ी जो स्टैंड आउट करता है वो ये है, क्योंकि जैसे इन्होंने कंट्री के लिए किया, मुझे नहीं लगता किसी और ने किया। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये दिल्ली की आदत रही है। दिल्ली DDCA ने एक्चुअली किसी को भी इतना सम्मान नहीं दिया, तो यही नहीं, अगर आप देखिए किसी को भी नहीं, जिस तरीके की अभी हालत है, तो कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने कहा कि जब तक क्रिकेटर्स नहीं आएंगे एसोसिएशन में तब तक कोई भी एसोसिएशन ठीक नहीं हो सकती। राजीव जी, ये गंभीर मुद्दा होता जा रहा है कि क्रिकेटर्स मानते हैं कि जब तक क्रिकेटर्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये DDCA में जो हो रहा है ये मुझे लगता है इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर एसोसिएशन में कॉम्बिनेशन है क्रिकेटर्स का और बाकी लोगों का। जैसे यहाँ भी चेतन चौहान वाइस प्रेसिडेंट है DDCA के, उनको ये करना चाहिए। और भी वहाँ पर कई लोग हैं जो कम से कम रणजी तो खेले हैं, अच्छी तरह से एक प्लेयर रहे हैं, लेकिन वहाँ का कुछ कंपोजिशन इस किस्म का है कि वो ग्रुप्स की वजह से उनमें काफ़ी टकराव रहता है, जिसकी वजह से डिसीजन। ये कंपटीशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि इतने लोग इस तरफ, इतने लोग इस तरफ? ये जरूरत क्रिकेट या किसी भी खेल के एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों पड़े? इसमें लगता है कि व्यक्ति कितना कमिटेड है, इस पे ज़्यादा निर्भर करता है। अब KPS गिल के पास हॉकी थी, लोग कहते थे कि वहाँ ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और वही बत्रा ने हॉकी को अच्छी तरह से संभाला। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल किसकी कितनी क्षमता है। मैं तो देखता हूँ BCCI में NKP सालवे ने जो काम किया, माधवराव सिंधिया ने जो काम किया, पवार साहब ने जो काम किया, तमाम चीज़ें की, लेकिन वही दूसरे लोग उतना नहीं कर पाए। और कुंबले को और श्रीनाथ को एक बार अध्यक्ष बनाया गया था, वहाँ पे कर्नाटका के इलेक्टेड हुए, दोनों लोग हुए थे। और इसके बाद उनको जो है, उनको जब उन्होंने देखा कि वहाँ मैच आयोजन इस सब में कितनी तकलीफों थी, तो उनको समझ में आया कि कितनी दिक्कत आती है। और वही कॉम्बिनेशन अगर होता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। और ब्रजेश पटेल वहाँ चला रहे हैं, वो भी क्रिकेटर है, वहाँ पर उस चीज़ की होती है। अलग अलग तीनों प्लेयर हैं, लेकिन इनको जो है लगा कि शायद हम अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि एसोसिएशन चलाए। ब्रजेश पटेल एसोसिएशन को चलाते हैं वहाँ पे। तो BCCI जो है एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग मिलके चलाते हैं। उसकी वजह से विश्व में ये FIFA के बाद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो पाया। इतने, और गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लेता BCCI, और कम से कम 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को टैक्स दे चुका है। कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बता दे जिसने हजारों करोड़ टैक्स दिया हो। ये टैक्स देता है, इनकम टैक्स। इसके बाद 1 रुपया सरकार से नहीं लेता। बाकी जितने खेल संघ है सब सरकार से पैसा लेते हैं वहाँ पे। 1 रुपया सरकार से नहीं लेता, उल्टे सरकार को टैक्स देता। और इसके बाद विश्व में जो है इसने अपना नाम बनाया FIFA के बाद सबसे बड़ा। तो किसी भी संगठन को ध्वस्त करना, ख़त्म करना 1 मिनट का काम है, लेकिन ये देखना चाहिए कि वो कैसे बना और कितने मेहनत से इतने लोगों ने उसको वहाँ पहुँचाया होगा। इसलिए ये सब बातें भी दिमाग में रखनी चाहिए। जो खिलाड़ी आलोचना के पहले जो खिलाड़ी, मैंने बोला ना, खिलाड़ी उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और उन कॉम्बिनेशन से एसोसिएशन चलती है। तो वहाँ भी DDCA से बात शुरू हुई, तो वहाँ भी लगता है कि उन लोगों को एक कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि जो मिलके इसको चलाए। मैं भी 9 साल वहाँ डायरेक्टर था, गवर्नमेंट नॉमिनी DDCA में, तो कुछ दिक्कतें हैं वहाँ पे। मुझे लगता है जल्दी, अरुण जेटली जी थे तो उन्होंने बहुत अच्छी चलाई। इन सबसे पूछिए, अरुण जेटली जी को खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने DDCA अच्छी चलाई कि नहीं चलाई? दोनों लोग मानते कि उन्होंने अच्छी चलाई। तो वो एक बात होती है। अब उसमें सही कॉम्बिनेशन ऐसे कमिटेड लोगों का, समर्पित लोगों का होना चाहिए कि जो DDCA को अच्छी तरह चलाए। और मुझे लगता है कि चल सकता कोई नहीं, लेकिन अगर इतनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो जो खिलाड़ी, जो रीढ़ हैं, जो जान है गेम की, उनकी कोई शिकायत हो, उसका कोई सिस्टम नजर नहीं आता कि वो शिकायत किससे करें। देखिए, जो वहाँ शिकायत का सिस्टम है, मैं पूरी BCCI में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, पूरी BCCI में आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप शिकायत नहीं कर सकते। गौतम कर सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी, ऑफिस बेयरर्स होता है, गौतम भी अपनी बात रखते हैं। लेकिन इस समय DDCA में एक विशेष सिचुएशन चल रही है इस समय के बाद। पहले जब होता था तो आप जेटली जी के पास जाते थे, सारे लोग उनको कहते थे, तुरंत बात संभलती थी। तो वहाँ पे एक अथॉरिटी की ज़रूरत है, जो उस अथॉरिटी को फिर से वहाँ पे एक अनुशासन ला सके। मुझे लगता है ऐसा कि हर एक एसोसिएशन में 1 मैन शो होना चाहिए।
कि जिसने जो कह दिया, अगर राजीव शुक्ला जी यूपी में हैं तो उन्होंने जो कह दिया वो होगा, कोई टाल नहीं सकता। पर डीडीसी में ऐसा नहीं है। काफ़ी ग्रुप है। जेटली जी के जाने के बाद, जेटली जी के जाने के बाद जब वो थे तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते थे तो चीज़ हो जाती थी, चाहे देर सवेर होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी एसोसिएशन है जहाँ पर ऐसा ही काम चल रहा है, बट वो एसोसिएशन सक्सेसफुल है जहाँ पर वन मैन शो है कि आपको मालूम है कि एक आदमी के पास आपने जाना है, उसके पास आपने शिकायत करनी है और वो उसका हल निकल जाना है, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो और एसोसिएशन हो, कि आपने सिर्फ ये उनको उन तक मैसेज पहुँचाना है, सर ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल डीडीसी में पीने के लिए पानी की बोतलें कौन लाएगा, प्रैक्टिस के लिए बोले कौन देगा, ये सब नहीं मालूम, किसको बोले, पैसे नहीं है, फंड ब्लॉक किए हुए हैं, अकाउंट ब्लॉक किए हुए हैं, केसेस चल रहे हैं। तो मतलब एक एसोसिएशन में ऐसे कैसे आप क्रिकेट खेल सकते हो, कैसे आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो अगर इतनी सब प्रॉब्लम्स हैं। तो आदमी गौतम गंभीर अपनी तरफ से बोले थोड़ा ना लेके जाएगा, या पानी थोड़ा ना इकट्ठा करके लाएगा, या पैसे थोड़ा देगा ब्रेकफास्ट लाने के लिए। माना ये अफोर्ड कर सकता है, अच्छी फैमिली से है, लेकिन हर रोज़ नहीं कर सकता। चलिए मैदान की बातों पर आते हैं। गौतम, आपने बहुत सी साझेदारियां की वीरेंद्र सहवाग के साथ। वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से खेलते हैं, बताया जाता है कि दूसरे क्रिकेटर को काफ़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है जो साथ में खेल रहा हो, क्योंकि उसको लगेगा वो भी वैसे मार सकता है। तो ये अपने आप में कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है? लोग आई थिंक जब आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचते हो तो आपको अपनी गेम पता चल जाती है कि आप किस तरीके से रन बना सकते हो। कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो जब आपको लग रहा हो कि ये ऐसे खेल रहे हैं, इनको ही खेलने दो? नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक बारी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से खेलते हैं, जैसे इन्होंने कहा जिस तरीके की इनकी गेम है, तो कोई भी अगर साथ में खेल रहा हो तो उनको लगता है कि मैं भी इनकी तरह खेल सकता हूँ, बट वो इतना आसान नहीं है। और अगर ऐसा होता तो आई थिंक एक वीरेंद्र सहवाग नहीं, काफ़ी वीरेंद्र सहवाग होते हैं इंडिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ही वीरेंद्र सहवाग हैं इंडिया में। तो बट जैसे मैंने बोला कि आपको अपनी गेम पता होती है कि आप किस तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अल्टीमेटली ये नहीं कि आप किस तरीके के किसकी तरह खेलना चाहिए। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आप टीम को किस तरीके से जिता सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं जिससे टीम को बेनिफिट हो। बट जब आप इनके साथ खेलते हो तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, बट यही आपको कंट्रोल रखना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। मैं नेटवर्क सीरीज का किस्सा सुनाता हूँ इनके बारे में। जब वो सब जीत के फाइनल में पहुँचे लॉर्ड्स पे, तो मैच ही था कि जीतना तो हम चैंपियन हो जाए, क्योंकि 9 मैच इन रो हम जीत के आए थे। और वो इंग्लैंड की बैटिंग थी और ट्रेस्कोथिक या क्या इस तरह के प्लेयर्स ने जम के 325 रन बना दिए, 324 रन। मुझे लगा 324 रन तो लॉर्ड्स पे बनना मुश्किल है, तो मैं एकदम बुरी तरह से हताश हो गया। ये लोग जैसे जो है आए जाने के लिए तैयार हुए ड्रेसिंग रूम में, तो मैंने वीरू से कहा, मैंने कहा लगता है मुझे ब्लड प्रेशर की गोली लेनी पड़ेगी, 325 रन कैसे बन पाएंगे। वीरू ने कहा कि आप जो है ना अभी से बिल्कुल मत घबराइए, एक बार हमें जाने तो दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे उतना विश्वास नहीं। ये और सौरव गांगुली ओपनिंग करने गए। आपको पता कि सारा श्रेय युवराज और कैफ को दिया जाता कि मैं जब नेटवर्क सीरीज को इस मैच की बात आती जो अक्सर टीवी पे दिखाते रहते हैं, वो मैं सारा श्रेय इस ओपनिंग जोड़ी को देता हूँ। इन्होंने आप जान लिए 15 ओवर में 105 रन बनाए। वहीं से जो है वो बुनियाद पड़ी, वहीं से बुनियाद पड़ी। और उसके बाद जो हमारा जो एवरेज होता वो ठीक हुआ, इतना ज़बरदस्त कि बाकी प्लेयर्स ने पीछे से आकर उसको पूरा किया। तो ये एक खासियत है कि वो लोग भूल जाते हैं उस फाइनल मैच को, तो उसकी जो फाउंडेशन थी, उसकी नींव जो थी, वो सहवाग और सौरव गांगुली थे। और फिर सौरव गांगुली ने वो शर्ट लहराई और वो इतिहास बन गया। हाँ, वो तो बाकी हम लोगों ने मना किया था कि मत करो, बट ही वांटेड टू पे बैक फ्लिंटॉफ विद सेम क्वाइन। आप मुस्कुरा रहे हैं उस याद को लेके? सौरभ को आपने भी मना किया था? नहीं सर, मैं बहुत यंग था उस समय। हाँ, कैप्टन को मना करने की सचिन ने किया था, हमने किया कि अच्छा नहीं लगता यार। वो तो चाहते पूरी टीम जो उतार की हो करे, तो हम लोगों ने कहा नहीं, तो मैंने कहा तुम ही उतार लो। पूरी टीम में शुक्ला जी भी आते हैं। हम भी बगल में बैठे थे, तो मैं तो मैंने कहा ये मत करो तुम अपना। वो फ्लिंटॉफ ने जो बॉम्बे में किया था उससे थोड़ा अपसेट थी। अब हम ऑडियंस के कुछ सवाल हों तो वो लेना चाहेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि माइक उन तक जरूर पहुंचाया जाए। जी हेलो, मेरा सवाल क्रिकेटर्स के स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड है। चिकित्सा जगत के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्रिकेटर्स को
फील्ड में आज हम सब जानते हैं कई बार बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो चुकी है, लाइफ तक जा चुकी है, वहाँ पर फिजियो कैसे आइडेंटिफाई करता है और ये रिस्क क्यों क्रिकेटर्स लेते हैं? क्योंकि मैनेजर भी हैं, मीडिया भी है और क्रिकेटर्स भी हैं, डॉक्टर क्यों नहीं अपॉइंट करते? सर हर ग्राउंड में जब भी इंटरनेशनल मैच होता है तो वो हर प्रकार के डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, एम्बुलेंस अवेलेबल होती है। तो ये आपका पॉइंट जायज़ है कि शायद अगर बॉल लगती है तो मर सकते हैं और मरे भी हैं काफ़ी प्लेयर, लेकिन डॉक्टर्स ऐसा नहीं होते, या एम्बुलेंस नहीं होती, या फिजियोज नहीं होते, सब होते हैं, अवेयर होते हैं। बट लेकिन कुछ एक घटनाओं के होने से ये नहीं कि आप सारा सिस्टम बदल दें या सारे प्रकार के डॉक्टर को वहाँ बुला ले बैठा ले और उन्हें कोई काम करने के लिए ना हो, बजाय वो कि हमारे मैच देखें आराम से, इससे बेटर है कि अस्पताल में काम करें। जब ज़रूरत हो तो एक डॉक्टर बहुत रहता है, क्योंकि इमरजेंसी आती है तो सिर्फ एक ही प्लेयर के लिए आती है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि 4 प्लेयर एक साथ कोई इमरजेंसी आएगी। और प्लेयर्स को फिजियो की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी के एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता है कौन मसल पुल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उनको पूरी इसकी जानकारी होती है। और आजकल बेस्ट फिजियोज अवेलेबल हैं भारत में। जी मैम। सहवाग सर, आप अपनी फाइटिंग स्पिरिट के लिए सबके रोल मॉडल हैं, तो आप आज के यूथ और एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए क्या सक्सेस मंत्रा देंगे, और आपको क्या लगता है आपकी कौन सी इनर स्ट्रेंथ आपको आज इस मुकाम पर ले आई है? आई थिंक सक्सेस मंत्र यही है कि आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ पा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये आपके अंदर सोच है और आपका विश्वास है उसके ऊपर, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। मेरा जो सक्सेस का होता कि मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं इंडियन टीम से ड्रॉप होता हूँ तो मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करके वापस कभी भी आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लेवल का प्लेयर नहीं है। ये मेरा खुद के ऊपर विश्वास था। ऐसा नहीं था कि मेरे से अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, जितनी जल्दी मैं रन बना सकता हूँ, जितनी जल्दी मैं मैच जिता सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता था शायद उस टाइम डोमेस्टिक लेवल पर कोई और प्लेयर नहीं था। तो अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और भगवान ने टैलेंट दिया है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ आपके परफॉर्मेंस आपके नहीं दी भगवान ने। तो इसलिए आपके पास टैलेंट है, बट टैलेंट आपको एक हद तक ले जा सकता है। मेरे टैलेंट से मुझे एक सिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर रहना मेरी परफॉर्मेंस है। अगर मैं वहाँ रहकर परफॉर्म करता हूँ तो ही ज़्यादा खेल सकता हूँ। मेरा प्रश्न राजीव शुक्ला जी से है। कानपुर से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई और इंटरनेशनल लेवल पर आपका कंट्रीब्यूशन हो गया है। हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष अधिकतर गांव में और टाउन्स में रहता है, तो आपकी उस बारे में क्या सोच है और किस प्रकार से आप ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर अवध दुबे है, मैं कानपुर से हूँ। जी, अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब आपका। क्या है ना कि धीरे धीरे अब क्रिकेट जो है राजा महाराजाओं का खेल नहीं रह गया। इसमें जो मोस्ट हम्बल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन रहे हैं लोग जो बिल्कुल गांव के हैं। आज 60 से 70% टीम ऐसी है जो निम्न मध्यम वर्ग परिवारों से और गांव के लड़कों से आती है, और उनको इसमें मौका मिल रहा है और उनको एक करोड़पति बनने का मौका मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है खेल में अवसर दिखाने का मौका मिल रहा है। और आप जानते हैं कि पुराना ज़माना था कि निम्बालकर साहब सबसे ज़बरदस्त, आज तक उनका रिकॉर्ड टूटा नहीं है। उस समय रणजी होती थी कि नहीं, तो मुझे नहीं पता। 500 रन उन्होंने बनाए थे। महाराष्ट्र के खिलाड़ी होते थे बड़ौदा के खिलाफ, और चौथे दिन जो है बड़ौदा की टीम ही भाग गई, आई नहीं। इसलिए आज तक रिकॉर्ड में उनका आ नहीं पाया कि 500 रन नॉट आउट मिस्टर निम्बालकर का। लेकिन वो एक साधारण परिवार से थे। और उसके बाद जब टीम को इंग्लैंड जाने के, भारत की टीम जाने लगी, तो चूंकि सबसे ज़्यादा रन निम्बालकर साहब के थे, तो हुआ कि उनको कैप्टन बनाया जाए। तो जितने राजा महाराजा थे सब ने मना कर दिया कि एक जो है आम आदमी के नेतृत्व हम लोग कैसे जाएंगे, ये तो सब्जेक्ट है, प्रजा है, प्रजा के नेतृत्व में, प्रजा से आदमी के नेतृत्व हम लोग नहीं जा सकते इंग्लैंड। तब फिर 45 साल के जो बड़े नवाब पटौदी साहब होते थे, मंसूर अली खान पटौदी साहब के फादर, उनको लाके कप्तान बनाया गया और निम्बालकर उस टीम में एक मेंबर हुए और तब जा पाए। आज वो स्थिति नहीं है कि राजा महाराजाओं का खेल हो। आज इसमें जो ये पूरे गांव के लोगों से, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवार के लोगों से डोमिनेट कर रहा। आप यूपी की टीम देख लीजिए, प्रवीण कुमार की क्या बैकग्राउंड है, भुवनेश कुमार की क्या बैकग्राउंड है, सब एक साधारण परिवार से आते। अभी वीरू ने बताया वो भी गाँव से। तो बहुत लोग, सचिन तेंदुलकर खुद एक मराठी के शिक्षक, उनके बेटे हैं, जिनके पास जो है
2 पैंट नहीं होती थी, सुबह शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस करते थे, बस से जाते थे, वही धो के डाल के जल्दी सुखाते थे और फिर आके प्रैक्टिस करते तो कहते थे बस एक ही खराब लगता, जब जेब में हाथ डालते थे तो जेबें गीली रह जाती थी, वो इतनी जल्दी सूख नहीं पाती थी। तो संघर्ष से उपजे हुए खिलाड़ी हैं। तो इसलिए जो ये गांव के लोग, और हमने यूपी में एक टैलेंट सर्च ये कमेटी भी बनाई जो गांव-गांव जाके इस तरह से पता लगा के खिलाड़ियों को मौका देगी। मुझे लगता है सारे राज्यों में ऐसा काम हो रहा है। अफसोस वक्त हमारे पास इतना ही है। अंत में राजीव जी, वो काल्पनिक सवाल पे आए, यहाँ 2 चॉइस हैं, या तो काल्पनिक सवाल का जवाब मिल जाए कि क्या हो रहा है अभी बीसीसीआई के अंदर, श्रीनिवासन साहब, पवार साहब एक तरफ हैं, आप अनुराग ठाकुर क्या दूसरी तरफ हैं, और सौरव गांगुली के वोट पे सब कुछ डिपेंड करेगा, या फिर आप वीरू से गाना गवा दीजिए। नहीं, अच्छा नहीं कि वो तो जहाँ बीसीसीआई का सवाल है तो अभी बातचीत चल रही है आपस में, और अभी चुनाव की डेट डिक्लेयर होने दीजिए, आपस में बातचीत चल रही, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा है बातचीत के उस पर, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी वीरू गाना गा सकते नहीं गा सकते मुझे पता नहीं है, गाली तो दे सकते हैं। सर आप मेरी छवि खराब कर रहे हैं। जब ये अध्यक्ष हो जाएंगे तब उम्मीद है फिर आपकी वजह जो हमारा लोगों सभी से झगड़ा कराएंगे। मैंने जब कहा मैं रेस में ही रहने में दिलचस्पी नहीं, वोट जरूर होता है और ये आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, तब ये रिश्ता कुछ तो अध्यक्ष होंगे तब। अरे मैं कहा हूँ इसमें रेशमी नहीं किशोर, तो इंतजार कर रहे हैं लोग आपका जी। वो गाना सुनना चाहते हैं ना जो आप जिससे गुस्सा शांत करते थे आप गौतम गंभीर का, मतलब मैं सिंगर भी हूँ जी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। इस सत्र को में हमने सोचा था बात क्रिकेट की ही होगी, लेकिन अंत गाने से हुआ। ये जानकर और देखकर हम सबको अच्छा लगा, और बीच में भी गानों की कई बार चर्चा हुई। इस सत्र को सफल बनाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत आभार। किशोर, आपका भी आभार। मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर महेश गुप्ता, चेयरमैन कैंट आरओ प्राइवेट लिमिटेड, और श्री विवेक खन्ना, सीईओ हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड को, कि वे मंच पर आएँ, और राजीव शुक्ला जी, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर, इन तीनों को मोमेंटो प्रदान करें, और साथ ही वो कार्टून भी जो कार्यक्रम के दौरान साथ साथ बनाया जा रहा था। आप तीनों का इस सत्र के लिए बहुत बहुत आभार। श्री राजीव शुक्ला, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर, इन्हें मोमेंटो और कैरिकेचर दे रहे हैं डॉक्टर महेश गुप्ता, चेयरमैन कैंट आरओ प्राइवेट लिमिटेड, और श्री विवेक खन्ना, सीईओ हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड। तो ये था सत्र क्रिकेट कल, आज और कल पर।